स्टोरी स्टार्ट होती है कुछ बेस्टीज के ग्रुप से। फुल चिल सीन है, हंसी मजाक, बातें और रंग बिरंगी नेल पॉलिश चल रही है। और यही हमारी एंट्री होती है बेल की। वो अपनी फ्रेंड्स को नेल आर्ट कर रही थी और बातों बातों में उनका नेल पॉलिश कहीं गुम हो जाता है। नेल पॉलिश ढूंढते हुए उन्हें एक न्यूज़पेपर मिलता है और फ्रंट पेज पर एक न्यूज़ उनका ध्यान खींच लेती है। एक लड़की जिसका नाम था क्लेयर, उसने एक प्रोफेसर पे अटैक किया था। बेल उस न्यूज़ को बस ऐसे ही ऊपर से देखती है, ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देती। उसे क्या पता था कि यही नाम क्लेयर जल्दी उसकी लाइफ में आने वाला है और सब कुछ पलट के रख देगा। आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो ताकि तुम्हें पता चले जब मैं नए वीडियोस डालूं, क्योंकि 67% लोग जो मेरे वीडियोस देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं है। तो प्लीज़ वो बटन दबा दो ताकि हमारी कम्युनिटी ग्रो करे। चलो, इतना बोल दिया, अब स्टार्ट करते हैं। थोड़ी देर बाद जब उसकी सारी सहेलियां चली जाती हैं, बेल घर पे अपने डैड के पास रुक जाती है। उसके डैड बीमार हैं और ज़्यादा चल फिर नहीं सकते। वो उन्हें प्यार से एक किताब पढ़कर सुना रही होती है, तभी उसका ग्रेजुएशन गाउन आ जाता है। वो फुल एक्साइटेड होकर उसे पहनने भागती है ताकि फ़ोटोज़ ले सके। जब वो रेडी होकर वापस आती है तो देखती है कि उसके डैड बीमार होने के बाद भी बाहर बैठकर उसके लिए स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पास भले ही ज़्यादा पैसा ना हो, पर उनके पास वो चीज़ थी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, लव। इसी फोटोशूट के बीच उसका बॉयफ्रेंड टॉप उसे एक नेकलेस गिफ्ट करता है। सिंपल सा गिफ्ट पर काफ़ी मीनिंगफुल। और तभी हमें एक और बात पता चलती है, बेल की कॉलेज फीस टॉप ही पे करता है। बेल उस पर आंख बंद करके भरोसा करती है, ये सोचे बिना कि इस भरोसे की उसे क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। उसी रात सब ग्रेजुएशन सेलिब्रेट करने निकलते हैं। म्यूजिक, लाइट्स, हंसी मजाक सब परफेक्ट लग रहा था। बेल अपना बैग सीट पे छोड़कर डांस करने चली जाती है, ये ना सोचते हुए कि ये छोटी सी गलती उसे कितनी भारी पड़ने वाली है। कुछ देर बाद वो साइड में जाकर अपने डैड को कॉल करती है, ये बताने के लिए कि वो थोड़ा लेट हो जाएगी। उसके डैड बस थकी हुई आवाज में कहते हैं कि अपना ध्यान रखना। लेकिन जैसे ही बेल वॉशरूम से बाहर निकलती है, पुलिस के सायरन से पूरा क्लब गूंज उठता है। लोग इधर उधर भाग रहे हैं, पूरा कियोस फैल जाता है। बेल घबराकर टॉप को कॉल करती है और वो चिल्लाकर कहता है, यहाँ से भागो, किसी ने पुलिस बुला ली है। वो भागकर अपनी टेबल पे जाती है, अपना बैग उठाती है और एकदम फ्रीज हो जाती है। बैग के अंदर छोटे छोटे पैकेट्स में सब्सटेंसेस पड़े होते हैं। वो शॉक में टॉप से पूछती है कि ये क्या है, पर वो भी घबराया हुआ है। फिर बेल अपने एक दोस्त को देखती है जो नशे में धुत है और उसे सारी पिक्चर क्लियर हो जाती है। टॉप ने ही ये ड्रग्स उसके बैग में डाले थे। टॉप डेस्परेट होकर कहता है, उन्हें फेंक दो। बेल एक सुनसान गले में भागती है, उसके हाथ कांप रहे हैं, दिल जोरों से धड़क रहा है। वो एविडेंस से छुटकारा पाने की कोशिश ही कर रही होती है कि तभी पुलिस ऑफिसर्स उसे देख लेते हैं। क्या कर रही हो, वो चिल्लाते हैं और कचरे में उन्हें सारे पैकेट्स मिल जाते हैं। उसे तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता है। बेल रोती रहती है, हेल्प के लिए चिल्लाती है, पर टॉप, वो तो कब का गायब हो चुका था। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। और बस कुछ ही पलों में बेल की पूरी लाइफ 180 डिग्री घूम जाती है। वो जेल में एंटर करती है एकदम ब्लैंक फेस के साथ, जैसे उसकी आंखों में कोई लाइफ ही ना बची हो। उसकी ऐसी चेकिंग होती है जैसे वो पहले से ही गुनहगार हो। उसे एक नंबर की तरह ट्रीट किया जाता है। उसके फोटोज लिए जाते हैं, फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं। उसे सांस लेने का टाइम भी नहीं मिलता। तभी हम मिलते हैं जेल के बॉस वी से, एकदम हार्ड लुक वाला आदमी। बाद में बेल ठंडे कॉरिडोर से गुजरती हैं जहां बाकी प्रिजनर्स उसे घूर रहे होते हैं और फाइनली अपनी सेल तक पहुंचती है। वहां उसकी मुलाकात होती है के से, उसकी सेलमेट। के दिखने में सीरियस लगती है, पर वो डरी हुई बेल से बात करके आइस ब्रेक करने की कोशिश करती है। उसी दिन के उसे वहां के अनस्पोकन रूल समझाती है। यहाँ काम करना पड़ता है, जितना ज़्यादा काम करोगी उतने क्रेडिट्स मिलेंगे। इन क्रेडिट से तुम यहाँ चीज़ें खरीद सकती हो या जब बाहर निकलोगी तो उन्हें पैसों में बदल सकती हो। वहीं के उसे एक बंदे के बारे में वार्न भी करती है, दाओ, जो यहाँ की लीडर है। उसे दूर रहना, उसमें बिल्कुल दया नहीं है। टूर के दौरान के उसे एक ग्रीन हाउस भी दिखाती है जो पौर नाम की एक बुजुर्ग औरत का है जिसका दिल सोने का है। बेल उसके पास जाना चाहती है, पर के उसे रोक लेती है। मत जाना, वहां उसके सिवा कोई नहीं जाता। वो उस पागल कुतिया की फेवरेट जगह है। और तभी उन्हें पता चलता है कि वो औरत वहां अकेली नहीं है। जब खाने का टाइम होता है, के उसे उस जगह के बारे में और बताती है। वो उसे 3D गैंग से इंट्रोड्यूस कराती है। डाओ, सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक। दुएन, बीच वाली जो बस ऑर्डर्स फॉलो करती है। और इरेरी,
सबसे छोटी, इम्पल्सिव और बहुत वायलेंट। के कहती है, अगर वो कभी तेरे रास्ते में आए तो बस सर नीचे करना और चलते रहना, बहुत ध्यान रखना होगा। और इसी तरह बेल का नरक शुरू होता है, एक ऐसी दुनिया में जहां मासूमियत की कोई कीमत नहीं, जहां आंसुओं से गुनाह नहीं धुलते और जहां जिंदा रहना ही सबसे बड़ा गोल बन जाता है। थोड़ी देर बाद एक और प्रिजनर डरते डरते आगे बढ़ती है। उसके सामने दाओ उसे अजीब सी शांति से देख रही होती है, जो तूफान से पहले की शांति होती है। तुमने मुझे क्यों बुलाया? वो लड़की डरते हुए पूछती है। दाओ उसे देखती है और कहती है, मुझे पता चला है कि तुमने कुछ कैंडीज उठाई थी। वो प्रिजनर कहती है कि पहले जो इंचार्ज थी वो मुझे हमेशा कुछ दे देती थी, तो मुझे लगा कि लेकिन अब यहाँ की इंचार्ज मैं हूं और मैं रिटर्न्स एक्सेप्ट नहीं करती। बाकी सब उसे घेर लेते हैं। दाओ ऑर्डर देती है और सजा शुरू होती है। 2 जोरदार थप्पड़ पड़ते हैं। तीसरा पड़ने ही वाला होता है कि डिडी आगे आती है, एक कैंडी उठाती है, धीरे से खाती है और वापस चली जाती है। इसे देखकर दाओ को लगता है कि उसने अपनी गलती की कीमत चुका दी है, इसलिए वो उसे जाने देती है। उसी मोमेंट उसकी नज़र घूमती है और बेल की आंखों से मिलती है। ये कौन है? एक लड़की जवाब देती है, ये के की नई रूमी है। दाओ से ऊपर से नीचे तक स्कैन करती है, जबकि डिडी कमेंट करती है, के तो इसे प्रिंसेस की तरह ट्रीट कर रही है, पक्का इसे मार्क करना चाहती है। इसी बीच डायरेक्टर के ऑफिस में वो एक नई गार्ड से बात कर रहा है, एकदम सीरियस, रिजिड और ऐसी औरत जो गलती से भी स्माइल ना करे। जब वो गार्ड जाने लगती है, दाओ ऐसे एंटर करती है जैसे वो जगह ही उसकी हो। डायरेक्टर थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है और उसे आराम से रहने को कहता है, पर दाओ सीधा फ्रिज से एक टमाटर निकालती है और उसके डेस्क पे बैठ जाती है। वो डायरेक्टर से एक फेवर मांगती है। वो चाहती है कि वो डिडी की सज़ा कम करने की एप्लीकेशन फाइल करे। डायरेक्टर टेंशन में आ जाता है, मैं नहीं कर सकता, मैंने पहले ही तुम्हारी दूसरी बहन की सज़ा कम करने की रिक्वेस्ट डाली है, जिसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया, ये बहुत सस्पिशियस लगेगा। दाऊ गुस्सा होकर जाने लगती है तो वो उसे जल्दी से रोकता है। ओके ओके, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। और इसी मोमेंट हमें पता चलता है कि ये दोनों कपल है। जब रात होती है, बेल को अपनी इस नई लाइफ का असली बोझ महसूस होता है। सब कुछ अंधेरा, शांत और बहुत डिप्रेसिंग है। वो खुद को रोक नहीं पाती और टूट जाती है। वो तब तक रोती है जब तक उसकी सांसें नहीं फूल जाती। तभी के अपने बेड से धीरे से कहती है, रो ले अगर रोना है तो, इससे बेहतर महसूस करोगी। अगले दिन बेल को उसका नया काम मिलता है। उसे जेल की लाइब्रेरी का इंचार्ज बनाया जाता है, एक शांत धूल भरी जगह जहां कम से कम वो बिना डरे सांस तो ले सकती है। के समझाती है, तुम्हारा काम है सब कुछ ऑर्डर में रखना और ध्यान रखना कि कोई कुछ चुराए नहीं। चेक कर लो, शायद तुम्हें कुछ पसंद आ जाए। इधर उधर देखते हुए बेल को एक किताब मिलती है, हाउ टू ग्रो रोजेस, गुलाब कैसे उगाएं। उसे वो इंटरेस्टिंग लगती है, वो उसे लेती है और बैठकर पढ़ने लगती है। लेकिन थकान उस पर हावी हो जाती है और वो किताबों के बीच ही सो जाती है। कुछ घंटों बाद उसे अपने सामने किसी के होने का एहसास होता है। जब वो आंखें खोलती है तो वो उसे पहचान जाती है। ये क्लेयर है, वही लड़की जिसके बारे में उसने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, जिसने अपने प्रोफेसर पे अटैक किया था। क्लेयर उसे पूछती है, क्या ये गुलाब कैसे उगाएं वाली किताब तुमने ली थी? बेल बस डरते डरते हाँ में सर हिलाती है और उसे वो किताब दे देती है। क्लेयर बस किताब लेती है, बिना एक और शब्द कहे, और वहां से चली जाती है। बेल बस कन्फ्यूज ही उसे देखती रह जाती है। उसी टाइम के अंदर आती है और क्लेयर को जाते हुए देखती है। क्या हुआ? बेल उसे सब बताती है और के की आंखें बड़ी हो जाती हैं। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, वो धीमी आवाज में कहती है। बहुत कम लोग हैं जो उसके रास्ते में आते हैं और ठीक रहते हैं। वो हमेशा कैट फूड ऑर्डर करती रहती है, किसी को नहीं पता वो उसका क्या करती है। तभी मैनअप नाम की एक औरत दिखती है जो सबके ऑर्डर्स लाती है। दूसरी तरफ वो नई वाली गार्ड ग्रीन हाउस में जाती है और उन गुलाबों को गुस्से से देखती है। तुम्हें इन्हें उखाड़ देना चाहिए और कुछ काम की चीज उगानी चाहिए, जैसे सब्जियां। लेकिन पौर उसे समझाने की कोशिश करती है कि उन्हें बस थोड़ी और धूप और पानी की जरूरत है और फूल खिल उठेंगे। पर गार्ड एक नहीं सुनती। वो एक पौधे के पास जाती है और उसे जड़ से उखाड़ फेंकती है। उसी पल माहौल एकदम टेंस हो जाता है। क्लेयर ग्रीन हाउस में एंटर करती है। उसकी आंखें सीधी उस गार्ड पे टिकी हैं। शांत हो जा बेटी, कुछ मत कर, मिसेस पॉर धीरे से कहती है। पर क्लेयर एक पलक भी नहीं झपकती। वो फूलों की तरफ बढ़ती है। गार्ड उसे ऑर्डर देती है कि बाकी सारे पौधे भी उखाड़ दे। क्लेयर नीचे झुकती है और जमीन को छूती है। उसकी उंगलियां मिट्टी में धंस जाती हैं। अचानक एक जड़ हिलती है, फिर दूसरी, और इससे पहले कि गार्ड कुछ समझ पाती, वो सारी जड़ें उसके गले में लिपट जाती हैं। गार्ड हेल्प के लिए चिल्लाती है, पर क्लेयर उसे छोड़ती नहीं है। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति होती है।
तब तक जब तक वो जड़ टूट नहीं जाती। गार्ड्स के आने से पहले क्लेयर हल्की सी स्माइल करती है। बाकी सारे प्रिजनर्स खिड़कियों से ये सब देख रहे होते हैं, कुछ डरे हुए, कुछ कंफ्यूज, पर किसी ने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। आज तक कोई भी क्लेयर के इतने करीब नहीं आया था। और उसके बाद क्लेयर को पनिशमेंट रूम ले जाया जाता है। डायरेक्टर फौरन वहां आता है। मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, मैं कल यहां नहीं रहूंगा। फिर वो गार्ड की तरफ मुड़ता है, और तुम ये सब रिपोर्ट में मत लिखना, पहले ही बहुत लफड़े हैं। इसी बीच बेल को भर कॉल करने का मौका मिलता है। उसकी आवाज़ शांत लग रही होती है, भले ही वो अंदर से पूरी तरह टूटी हुई हो। वो अपने डैड के बारे में पूछती है और उसे पता चलता है कि उनकी तबीयत थोड़ी नाजुक है, पर वो उनसे बात कर सकती है। बेल बस उन्हें एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती है कि वो 2 से 3 हफ्ते के लिए शहर से बाहर जा रही है, इसलिए नहीं आ पाएगी। वो कन्विंसिंग लगने की पूरी कोशिश करती है, पर उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो उन्हें सच नहीं बता सकती, अभी नहीं। अगले दिन गार्ड क्लेयर की सेल का गेट खोलता है और उसका खाना जानबूझकर जमीन पर गिरा देता है। उप्स, सॉरी, वो हंसते हुए कहता है। क्लेयर उसे देखती है, फिर शांति से उसका हाथ जोर से पकड़ लेती है। उप्स, सॉरी, वो भी उसी के टोन में कहती है और उसे छोड़ देती है। उसके बाद वो नीचे झुकती है, जमीन से चिकन का पीस उठाती है और ऐसे खाती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। गार्ड डरकर पीछे हट जाता है। इसी बीच लाइब्रेरी में बेल अपनी ड्यूटी कर रही थी। कुछ प्रिजनर्स आती है और एक किताब मांगती है। बेल पहले हेजिटेट करती है, पर फिर दे देती है। थोड़ी देर बाद डीडी के गैंग की एक लड़की आती है और अपनी ऑर्डर की हुई बुक मांगती है। के किताब ढूंढती है, पर वो वहां नहीं होती। बेल आगे आती है और बताती है कि उसने वो किताब उन लड़कियों को दे दी थी। वो लड़की बेल को ठंडे गुस्से से देखती है और चली जाती है। कुछ ही पलों बाद वॉशरूम से हंसने की आवाज़ें चीखों में बदल जाती हैं। डीडी ने पर्सनली उस गलती को करेक्ट कर दिया था। अपनी सेल में क्लेयर उस रात को याद करती है जब प्रोफेसर के साथ सब कुछ बदल गया था। वो एकदम से उठ जाती है और तभी गार्ड आता है। वो अपनी हालत छुपाते हुए कहती है, मुझे भूख लगी है। बाद में कैफेटेरिया में के बहुत बेचैन लग रही थी। उसे पता था कुछ गड़बड़ होने वाली है। जैसे ही गार्ड्स जाते हैं, डीडी यानी इरीरी अपनी गैंग के साथ एंटर करती है, उस गलती का हिसाब लेने। वो कहती है कि किसी न किसी को तो सज़ा मिलेगी। बेल बेचारी हेल्प करने की कोशिश करती है, कहती है कि ये बस एक गलती थी, वो मामला सुलझा सकते हैं। डीडी को गुस्सा आ जाता है और वो बेल को भी पनिशमेंट में घसीट लेती है, पर कहती है कि वो बस एक को सज़ा देगी और ये किस्मत डिसाइड करेगी। ऐसी किस्मत जिसे डीडी की गैंग की एक लड़की पहले ही मैनिपुलेट कर चुकी थी। डीडी की लड़कियां बेल का रास्ता रोक लेती हैं। बेल बचने के लिए भागती है, यहाँ तक कि टेबल के नीचे से भी क्रॉल करके निकलती है। वो तेजी से भाग रही होती है और तभी वो सीधा क्लेयर से टकरा जाती है। उस टक्कर से क्लेयर की पैंट की पॉकेट से एक कैट फूड का पैकेट नीचे गिर जाता है। क्लेयर बेल को एक मोमेंट के लिए देखती है और एक सेकंड के लिए जैसे टाइम रुक जाता है। डीडी पीछे से चिल्लाती है, रास्ते से हटो, इस मामले में मत पड़ो। क्लेयर बिना कोई इमोशन दिखाए पलटती है और कहती है, मैं क्यों हटूं? मैंने अभी तक अपना खाना खत्म नहीं किया है। डीडी की गैंग एक दूसरे को देखती है, किसी की हिम्मत नहीं होती उससे कुछ कहने की। हमें चलना चाहिए डीडी, एक लड़की धीरे से बोलती है। दाऊ ने हमें क्लेयर से दूर रहने को कहा था। डीडी को गुस्सा आ जाता है और वो बेल को भी पनिशमेंट में घसीट लेती है, पर कहती है कि वो बस एक को सजा देगी और ये किस्मत डिसाइड करेगी। ऐसी किस्मत जिसे डीडी की गैंग की एक लड़की पहले ही मैनिपुलेट कर चुकी थी। डीडी की लड़कियां बेल का रास्ता रोक लेती हैं। बेल बचने के लिए भागती है, यहाँ तक कि टेबल के नीचे से भी क्रॉल करके निकलती है। वो तेजी से भाग रही होती है और तभी वो सीधा क्लेयर से टकरा जाती है। उस टक्कर से क्लेयर की पैंट की पॉकेट से एक कैट फूड का पैकेट नीचे गिर जाता है। क्लेयर बेल को एक मोमेंट के लिए देखती है और एक सेकंड के लिए जैसे टाइम रुक जाता है। डीडी पीछे से चिल्लाती है, रास्ते से हटो, इस मामले में मत पड़ो। क्लेयर बिना कोई इमोशन दिखाए पलटती है और कहती है, मैं क्यों हटूं? मैंने अभी तक अपना खाना खत्म नहीं किया है। डीडी की गैंग एक दूसरे को देखती है, किसी की हिम्मत नहीं होती उससे कुछ कहने की। हमें चलना चाहिए डीडी, एक लड़की धीरे से बोलती है। दाऊ ने हमें क्लेयर से दूर रहने को कहा था। डीडी को गुस्सा आ जाता है, पर आखिर में चली जाती है। हम अपना ये छोटा सा गेम बाद में कंटिन्यू करेंगे, वो जाने से पहले धमकी देती है। क्लेयर एक ट्रे उठाती है और बेल के सामने रखती है। मेरे साथ खाओ।
वो एक न्यूट्रल टोन में कहती है, जो ऑलमोस्ट काइंड लग रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा खाना मिल गया, वेस्ट करना ठीक नहीं होगा। बेल एकदम नर्वस उसके सामने बैठ जाती है और परेशान करने के लिए बार बार सॉरी बोलने लगती है। क्लेयर उसे एक मोमेंट के लिए देखती है। तुम कितनी बार सॉरी बोलोगी? फिर वो टॉपिक चेंज करती है। तुम्हें अंडे का योक पसंद है? अगर नहीं तुम मुझे दे सकती हो। बेल घबराकर उसे योक दे देती है और फिर खाना शुरू करती है। क्लेयर उसे देखती है और एक हल्की सी स्माइल करती है, ऐसी स्माइल जो शायद ही किसी ने वहां देखी हो। आसपास सभी प्रिजनर्स उन्हें ही घूर रहे थे। कुछ डरे हुए थे, कुछ कंफ्यूज्ड थे, पर किसी ने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। आज तक कोई भी क्लेयर के इतना करीब नहीं आया था। जैसे ही रात होती है और लाइट्स ऑफ होती हैं, डीडी उस नए गार्ड के पास जाती है। तुम क्लेयर से अपना बदला नहीं लेना चाहती? वो धीरे से पूछती है। गार्ड एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचती। थोड़ी देर बाद वो गार्ड डीडी की सेल खोलती है और पूरी गैंग को कीज दे देती है। जेल के अंधेरे में ताले खुलने की आवाज़ गूंजती है। अपनी सेल में के को कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और दूसरी सेल में क्लेयर एकदम शांत, बिना हिले डुले लेटी रहती है, जैसे उसे पहले से ही पता हो कि आगे क्या होने वाला है। और इसी टेंशन के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। तो क्यूटीज, कैसा लगा तुम लोगों को ये पहला एपिसोड? सच कहूँ तो मुझे इस तरह की स्टोरीज पसंद है। मतलब फुल टेंशन देती हैं बट मज़ा भी आता है। ज़्यादातर क्या होता है ना, ये लोग ऐसे कैरेक्टर्स को लाते हैं जो बहुत टिमिड या कमज़ोर होते हैं और उन्हें सीधा जेल की विलन्स से भिड़ा देते हैं। और सच कहूँ, ये देखकर मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। मेरा मन करता है स्क्रीन में घुसकर बोलूं, अरे ये मत कर, वो कर, अपने लिए लड़। पर ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कि वो मेरी बात थोड़ी सुनने वाली है ना। तो बस ऐसी सीरीज़ के साथ मेरा एक लव हेट रिलेशनशिप है। मुझे पसंद भी है पर फ्रस्ट्रेशन भी होती है। लेकिन हाँ, इसने मेरी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई सेट कर दी है। मैं देखना चाहती हूँ कि ये स्टोरी कैसे आगे बढ़ती है। पर तुम बताओ, तुम्हें पसंद आया या नहीं? क्या तुम इसे मौका दोगे? ऑनेस्टली मैं तो पक्का रेकमेंड करूँगी। मुझे इस स्टोरी से बहुत उम्मीदें हैं। खैर, अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपना लाइक छोड़ देना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी दबा देना ताकि तुम्हें मेरे अगले वीडियोस के बारे में पता चलता रहे।